अभ्यास 5 बीजगणितीय अवधारणा। और इसमें पहला सवाल है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। तो यहाँ पर बीजगणितीय अवधारणाओं में अक्षर संख्याओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर x एक चर संख्या है और चर संख्या उसे कहते हैं ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है। ऐसी संख्याओं को हम चर संख्याएं कहते हैं। और अक्षर संख्याएं जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसी संख्याओं को अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। तब यहां पर x चर संख्या है। अब हमें ज्ञात करना है शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। अब एक बच्चे या एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें दी जाती हैं। अब कुल कितने बच्चे हैं? x बच्चे हैं, तो इनको कितनी मिलेंगी? तो क्या करेंगे, x में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो यहां पर जो शिक्षार्थियों को पेंसिल की संख्या होगी वो होगी हमारी 3 गुणा x यानी कि 3x। दूसरा, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं बीज गणित कहलाता है ना। गणित की वह शाखा जिसमें बीजों के प्रयोग से समस्याएं हल की जाती हैं, बीज गणित कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें बीजों के प्रयोग से समस्याएं हल की जाती है, बीज गणित कहलाती है। तो यहां पर बीज से आप लोग समझ ही चुके हैं कि जो अक्षर संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। तो अब यहां पर हमें दिया गया 12 + 5 = 17। 12 में 5 जोड़ें कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। अब यहां पर खाली स्थान है, इसके अंदर कोई बीज या अक्षर संख्या रखनी है। 5 के नीचे 5, 17 के नीचे 17, तो यहां 12 के नीचे हमने लिख दिया x। कितना मान लिया? x। तो अब इस x का जो मान कितना है, 12 के स्थान पर रखा गया है, तो हमारा इसमें हो जाएगा x = 12। अब हमारा अगला है 40 - 10 = 30। 40 में 10 घटाए 30 आ गया। अब यहां भरना है, तो 10 के स्थान पर कितना मान लिया? x मान लिया। तो यहां पर x का मान कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, क्योंकि 10 के स्थान पर हमने कितना रखा? x रखा है। इसी तरह 4 × 6 = 24। 6 के स्थान पर 6, 24 के स्थान पर 24, 4, और यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पे हमने मान लिया x। x, y, z हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी बीज या अक्षर संख्या का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर x के स्थान पर कितना रखा गया? 4, या 4 के स्थान पर x, तो यहां पर x का मान हो जाएगा 4। इसी तरह 35 के नीचे 35 भाग फिर 5, तो यहां पर हमने x मान लिया, तो x किसके स्थान पर आया? 5 के स्थान पर आया, तो यहां पर x का मान हो जाएगा 5। सवाल, रहीम के पास रुपए 10 थे, उसने रजियो को कुछ रुपये दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। तो जो कुछ रुपए हैं हमने मान लिया कि माना कि रजिया को उसने x रुपए दिए, तो जब x रुपए देगा और 10 रुपए थे तो उसके पास कुछ कम हो जाएंगे, यानी कम होना मतलब घटाना, यानी कि 10 रुपए रहीम के पास थे, रजिया को कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए को हमने x अक्षर संख्या मान लिया, 20 मान लिया। अब उसने दे दिए तो कम हो जाएंगे, तो इस संबंध को जो लिखेंगे वो लिखेंगे 10 - x। सवाल, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो कुछ पेड़ थे, तो मान लिया कुछ पेड़ कितने थे? x पेड़।
50 पेड़ और लगा दिए गए, और लगा दी मतलब संख्या बढ़ जाएगी, तो संख्या का बढ़ना मतलब जोड़ना। तो यहां पर कुछ पेड़ थे वो हमने मान लिया एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए यानी 50 इसमें हमने जोड़ दिए। तो बोल रहे हैं पेड़ों की संख्या 120 हो गई, मतलब अब जो कुल पेड़ हो गए वो हमारे कितने हो गए 120। यानी कुछ पेड़ में जब 50 पेड़ जोड़ दिए जाएंगे तो उनका योगफल जो हो रहा है वो हमारा 120 हो रहा है। तो ये हमारा हो गया, इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से निरूपित किया गया है। अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो ये अक्षर n बना गया तीलियों की सहायता से। तो n का एक प्रतिरूप जिस तरह दिखता है बनाने में कितनी तीली लगी, 1 2 3। तो n का एक प्रतिरूप तैयार करने में तीलियों की संख्या हमारी है 3। एक प्रतिरूप तैयार किया तो 1 गुणा 3। अब हमने क्या किया, n का प्रतिरूप, एक प्रतिरूप की जब 2 प्रतिरूप तैयार करने में, अब जब हम n के 2 प्रतिरूप तैयार करेंगे तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब 2 प्रतिरूप तैयार किए और कुल तीलियों की संख्या 3 है। अब मान लो हमने 3 प्रतिरूप तैयार किए तो यहां पर हो जाएगा 3 प्रतिरूप है, तीलियों की संख्या हर बार 3 लगेगी, चाहे 1 n बनाए, चाहे 2 n बनाए, चाहे 3 n बनाए। तो मान लो हमने प्रतिरूपों की संख्या n की, n के स्मॉल n प्रतिरूप तैयार करने इसी तरह, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रतिरूप तैयार तो 1 गुणा 3, 2 प्रतिरूप तैयार तो 2 में 3 का गुणा किया, 3 प्रतिरूप तैयार किया 3 में 3 का गुणा किया। अब हमने इस तरह के n बनाए, n कोई भी संख्या हो सकती है, 5 10 15 50 100। तो n प्रतिरूप तैयार करने, तो n प्रतिरूप तैयार करने में तीलियों की संख्या n गुणे 3, या इसको हम लिख सकते हैं 3n आंसर। अब हमें m का एक प्रतिरूप तैयार करना है, तो ये हमने तीलियों की सहायता से m बनाया। तो इसमें कितनी तीलियां लगी हैं, 1 2 3 और ये 4 तीलियां लगी हुई हैं। अब हम एक प्रतिरूप बनाएंगे, तीलियों की संख्या हो जाएगी हमारी 1 गुणे 4। यही 2 प्रतिरूप तैयार करेंगे, तीलियों की संख्या 2 गुणे 4। यही 3 प्रतिरूप तैयार करेंगे 3 गुणे 4। इसी तरह मान लो हम m प्रतिरूप तैयार करते हैं तो तीलियों की संख्या हो जाएगी m गुणे 4, या इसको लिख सकते हैं 4m। तो जैसे पहले लिखा था उसी तरह इसका भी वो आंसर हो जाएगा 4m। अभ्यास 5b, पहला, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। फर्स्ट, 6 और x का योगफल। तो 6 और x का योगफल करना है, तो यहां पे लिखेंगे 6 और योगफल में प्लस का निशान और x, तो 6 प्लस x। x में से 7 घटाने पर शेष, तो x और में 7 घटाया तो जो शेष फल आएगा वो x माइनस 7 आएगा। कोई संख्या होती जैसे 15 माइनस 7 तो मान निकाल लेते 8, लेकिन ये अज्ञात है इसलिए जो शेष फल का मान होगा वो x माइनस 7 ही रहेगा। x का 5 गुना, अब हमें क्या करना है, x का 5 गुना निकालना है, यानी x में 5 का गुणा होगा, यानी 5 गुणा x, इसको लिख सकते हैं 5x। x का 1/3, यानी हमें क्या करना है, x का 1/3 करना है, यानी x गुणा 1/3, यानी कि x/3, या सीधे भाग देख सकते हैं x/3 लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। जैसे यहां वृत्त दिखाया जा रहा है ना, और ये वृत्त का केंद्र यहां से ये दूरी वृत्त की त्रिज्या। तो पहला, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना है। तो त्रिज्या रेडियस और व्यास d यानी डायमीटर। तो d और r में संबंध निकालना है, ये हमारा दूना है, व्यास क्या है, दूना है,
तो दोनों को बराबर करने के लिए हम त्रिज्या में 2 का गुणा कर दें, यानी d बराबर हो जाएगा हमारा 2r। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो हम भुजा मान लेते हैं, माना कि वर्ग की एक भुजा स्मॉल एक्स है तो इसका 4 गुना होता है क्या, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा का 4 गुना। तो यहां पर वर्ग का परिमाप ऐसे लिखते हैं और यदि भुजा में हम 4 का गुणा कर दें तो वर्ग की परिमाप निकल आएगी। एस हमारा परिमाप, एक्स हमारे वर्ग की एक भुजा या स्मॉल ए से मान, जिससे भी मानना हो हम अक्षर संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल होता है। तो आयत के क्षेत्रफल को हम लिखते हैं कैपिटल ए से। अब ये क्या बोला, लंबाई तथा चौड़ाई, आयत की लंबाई हमने एल मान ली, चौड़ाई हमने बी मान ली, तो एल और बी का गुणनफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ए एरिया, एल यानी लेंथ आयत की लंबाई, बी यानी विड्थ आयत की चौड़ाई, तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। अगला है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। तो लाभ हमें तभी प्राप्त होगा जब विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो और क्रय मूल्य का मान कम होगा। तो लाभ को हमने आई से लिखा। अब क्या है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तब हमें लाभ प्राप्त होगा। तो विक्रय मूल्य यानी एस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी सी कॉस्ट प्राइस। हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो पता चल जाएगा लाभ कितना। बोल रहा है लाभ जो है वो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। अगला 3 है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में स्मॉल एक्स आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, मतलब पहली टोकरी में आम ज्यादा है और दूसरी टोकरी में कम है, तभी पूछ रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, यानी x का जो मान है वो 50 से कम है। अब कितने अधिक हैं, तो कितने अधिक निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। तो क्या करेंगे, पहली टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में x आम है, 50 में से x घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। फिर अगला है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से कैपिटल X छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो उपस्थित छात्रों की संख्या होगी वो कुल छात्रों की संख्या में अनुपस्थित घटा देंगे तो उपस्थित छात्रों की संख्या निकल आएगी। तो उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्र संख्या माइनस अनुपस्थित छात्र संख्या। तो कुल छात्र संख्या हमारी 100 है माइनस अनुपस्थित छात्रों की संख्या कैपिटल X है, तो उपस्थित छात्रों की संख्या जो निकलेगी वो 100 माइनस कैपिटल X। अगला सवाल, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। अब ये वाली भुजा x मीटर है तो सामने वाली भुजा x मीटर होगी, ये वाली y मीटर है तो ये वाली भी y मीटर, यानी इस भुजा की लंबाई इसके बराबर होगी, ये दोनों के ठीक समांतर होती है, और ये वाली भुजा की लंबाई इसके बराबर हो, ये दोनों ठीक एक दूसरे समांतर होंगी, तो ये भी हमारा x मीटर होगा और ये हमारा y मीटर होगा। तो आयत का परिमाप लिखना है, तो लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है तो 2 बार लंबाई 2 गुणे लंबाई, 2 बार चौड़ाई 2 गुणे चौड़ाई, और दोनों को जोड़ देंगे तो लंबाई हमारी 2x है प्लस चौड़ाई हमारी y है 2y। यदि हम 2 कॉमन निकालेंगे दोनों में से तो 2x धन y, और लंबाई का मात्रक मीटर, आंसर। अगला है, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, एक का मूल्य x पैसे दिया गया, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा।
तो एक का दिया हमें 12 का पूछ रहा है, तो हम क्या करें, इसको 12 बार जोड़ दें या फिर क्या करें, x में 12 का गुणा कर दें। तो कितना हो जाएगा हमारा 12x। एक गुब्बारे का मूल बराबर x पैसे, तो 12 गुब्बारे का मूल बराबर 12 गुणे x यानी 12x। अगला है, कक्षा में स्मॉल x विद्यार्थी हैं जिनमें एक चौथाई बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं कुल विद्यार्थी कितने हैं, स्मॉल x हैं, और एक चौथाई बालिकाएं मतलब जो विद्यार्थियों की संख्या उसका एक चौथाई यानी x का एक चौथाई। तो बालिकाओं की संख्या हो जाएगी x गुणा 1/4 यानी x/4 कितना है, एक चौथाई है। तो विद्यार्थियों का हम एक चौथाई कर देंगे, एक चौथाई मतलब 1/4 का गुणा कर देंगे। अगला, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा स्मॉल a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाएं कैसी हैं, समान है। तो जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा हमारा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। तो यहां पर हो जाएगा 4 और भुजा की लंबाई कितनी a, तो 4a और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुणे भुजा, क्योंकि a फिर a 2a फिर a 3a और फिर a 4a, 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, या a में हम 4 बार है तो 4 का गुणा कर दें, तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा 4a। लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा हमारा x - 6 वर्ष। अब जान चुके हैं कैसे आया होगा। तो यहां पर लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि राधा की आयु स्मॉल x वर्ष है। राधा की आयु कितनी मान ली, स्मॉल x वर्ष मान ली। अब लीला 6 वर्ष छोटी है, तो यदि हम राधा की आयु में से 6 वर्ष घटा देंगे तो हमें लीला की आयु निकल आएगी, यानी लीला की आयु राधा की आयु के पदों में हमको प्राप्त हो जाएगी। हमने क्या माना, माना कि राधा की आयु स्मॉल x वर्ष है। अब लीला जो थी वो 6 वर्ष छोटी थी, तो हमने क्या किया, 6 घटा दिया। मां ने घर में 16 लड्डू बनाए, कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, बचे लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल लड्डुओं की संख्या 16 है, कुछ लड्डू मेहमान और परिवार को दिए, तो कुछ लड्डू हमने x मान लिए। अब बचे लड्डुओं की संख्या, तो कुल लड्डुओं की संख्या में जितने लड्डू दे दिए गए या खर्च हो गए उसको यदि हम घटा देंगे तो शेष बचे लड्डुओं की संख्या निकल आएगी, यानी बचे लड्डुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 16 - x।